हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा। आज की क्लास एकदम सुपर डुपर क्लास होने वाली है, ध्यान से समझना। इस क्लास में बेटा हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में ऐसा एक टॉपिक जिसका नाम बेटा ननर्स समीकरण, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, इसको बड़े ध्यान से समझना। यदि बोर्ड एग्जाम में ननर्स समीकरण नहीं पूछेगा मेरे भाई, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर पूछता है। इसे आपको ध्यान से समझना। यदि आपको अपने 5 नंबर पक्के करने हैं तो बेटा बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर यदि आपको पक्के करने मेरे भाई, तो इस ननर्स समीकरण को बड़े ध्यान पूर्वक समझना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से ननर्स समीकरण समझ में आ सके। तो बेटा मैं कोशिश करूंगा पूरा अच्छे से समझाने की, इसीलिए आज की क्लास को बहुत ही स्लो मोशन में लेकर आया हूं, जिससे कि आप ननर्स समीकरण समझ जाओ एकदम अच्छे से, नए अंदाज में। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी स्टूडेंट। आज की एकदम स्मार्ट क्लास होने वाली है मेरे भाई। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के टॉपिक को। विद्युत रसायन वाले चैप्टर में ननर्स समीकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माय डियर, ननर्स समीकरण। आज का जो हमारा पार्ट है वो है बेटा 5। इससे पहले के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम पूरा दे चुके हैं अच्छे। और यहाँ पर जो टॉपिक है मैं दावे के साथ आज आपके सिखा के जाऊंगा। ये जो टॉपिक है वो कौन सा है बेटा, हमारा ननर्स समीकरण। ठीक, तो ध्यान से आपको इस क्लास में बने रहना है। सभी स्टूडेंट्स को शुरू से लास्ट तक जरूर ये क्लास देखना है मेरे भाई। तो चलेंगे, यहाँ पर टॉपिक है ननर्स समीकरण। सबसे पहली बात है कि ननर्स समीकरण क्या कहता है, तो इसे एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। तो चलिए, क्या कहता है बेटा, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आयन सांद्रता, यहां पर बेटा आयन लिखा है, आयन सांद्रता तथा ताप पर निर्भर करता है। इसके लिए ननर्स समीकरण का उपयोग किया जाता है। ओके बेटा, लिखा है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव उसके आयन सांद्रता या ताप पर निर्भर करता है, इसके लिए ननर्स समीकरण का उपयोग किया जाता है। अर्थात E बराबर ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग एन एल। ये जो एल एन लिखा है इसका मतलब है माय डियर नेचुरल लॉग। क्या होता है नेचुरल लॉग, तो याद रखेंगे, अपचयित अवस्था अपचयित अवस्था बट्टे ऑक्सीकरण अवस्था। ये होता है बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला, इससे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, फाइनल हमारा ननर्स समीकरण निकल के आ जाएगा। तो चलेंगे, क्या बोले, ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन नेचुरल लॉग इनटू अपचयित अवस्था बट्टे ऑक्सीकरण अवस्था। ये माइंड में आपको कॉन्सेप्ट रखना है पहले नंबर। ठीक, अब बेटा यहां पर नेचुरल लॉग का मतलब क्या है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे नेचुरल लॉग। तो E बराबर ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, नेचुरल लॉग का मतलब बेटा लॉग E, ये बात याद रखना, इनटू अपचयित अवस्था अपॉन ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है बेटा, यहां पर देखेंगे कि जो लॉग ई है, इस लॉग ई को हम बेस 10 में बदलेंगे। तो याद रखना बेटा, क्योंकि जब हम नेचुरल लॉग को बेस 10 में बदलते हैं तो 2.303 का मल्टीपल हो जाता है बेटा। जब बेटा याद रखना लॉग ई को लॉग 10 में बदला जाता है तो उसमें 2.303 का मल्टीपल हो जाता है। ठीक, तो चलेंगे, ये वैल्यू इसकी जगह उठा के रख देंगे। तो इसलिए E बराबर ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग, क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर देखेंगे
तो इंटू 2.303 लॉग वेस्टर्न अपचयित अवस्था अपॉन ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में से समझेंगे बेटा। इसके बाद का देखते हैं। तो क्या हुआ, ई बराबर ई नॉट माइनस, यहां पर क्या था बेटा, ये जो आपको दिख रहा है 2.303 आगे ले लेंगे, मतलब यहां पर हो जाएगा 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझेंगे सब स्टूडेंट। 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग वेस्ट एंड ऑक्सी अपचयित अवस्था अपॉन ऑक्सीकृत अवस्था या फिर ऑक्सीकरण अवस्था, कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यार बेटा याद रखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था भी लिख सकते हैं, ऑक्सीकृत अवस्था भी लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। ओके, तो चलिए यहां पर इतना समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। अब हम यहां पर समझ लेते हैं एक अवक्रिया जो इलेक्ट्रोड अवक्रिया होती है। इलेक्ट्रोड अवक्रिया पर आप जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड पर अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों प्रकार की अवक्रियाएं होती हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है मेरे भाई उस इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तो यहां पर याद रखेंगे, अब हम समझते हैं यहां पर इलेक्ट्रोड अवक्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रोड अवक्रिया, थोड़ा क्या होगा यहां पर इलेक्ट्रोड अवक्रिया, देखिए एम, यहां पर हम कोई एम धातु लेते हैं। ये क्या करता है बेटा, एम ऐसा तत्व है, ऐसी एक धातु है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, जो कि एन प्लस आयन, ये एन ई इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, तो बेटा इधर बच गया एम। अब इस रिएक्शन को या करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम भैया, बात तो एक ही है, देखो बात एक ही है। इधर बात करते हैं तो इधर कौन सी क्रिया हो रही है मेरे भाई, तो ऑक्सीकरण। और इधर तो बेटा अपचयन। इधर बात करते हैं, इधर अपचयन और इधर बेटा ये ऑक्सीकरण, बात एक ही है, किधर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये हुआ। अब जिधर अपचयन हो रही है वो वैल्यू उठा के अपचयित अवस्था में रख देंगे, और जिधर ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है वो वैल्यू उठा के बेटा ऑक्सीकरण अवस्था पर रख देंगे। तो देखिए, सो दिस इज इंप्लाई दैट ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग वेस्ट एन, और यहां हो जाएगा बेटा अपचयित अवस्था मतलब कैपिटल एम अपॉन ऑक्सीकृत अवस्था मतलब एम एन प्लस आइन। इतनी सी बात समझ गए सभी स्टूडेंट्स। यहां पर बेटा शुद्ध अगर किसी विलायक में सांद्रता 1 है, मतलब m की वैल्यू यहां पर 1 हो, तब देखेंगे, क्योंकि m बराबर 1, सो इसलिए m की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर ई नॉट माइनस 2.303 इंटू आर टी अपॉन एन एफ लॉग वेस्ट एन 1 अपॉन एम एन प्लस आई। इतनी बात समझ में आ रही है भाई सबको, कोई प्रॉब्लम यहां तक? थोड़ा ध्यान से समझना, कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन हार्ड नहीं है, छोटा सा
यहाँ पर कैलकुलेशन है, आप समझ के चलेंगे, इजी है और कुछ नहीं है। तो देखेंगे इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर हम एक चीज समझ लेते हैं, जहां ई क्या है बेटा, तो ये यहां पर समझेंगे, ये किसी सेल का इलेक्ट्रोड विभव है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव। बेटा ई नॉट क्या है, तो ई नॉट याद रखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। और बेटा यहां पर आर, आर है गैस स्थिरांक, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। ये आपको याद रखना है, यही है 314। ठीक है, ये काट दिया करना बेटा, ऐड करना। अच्छा, क्लियर यहां तक। तो क्या हुआ, आर यहां पर एक गैस स्थिरांक है, इसकी वैल्यू बेटा 8.314 केल्विन, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। यहां पर आप देखेंगे टी, तो टी क्या है बेटा, परमताप है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 273 डिग्री केल्विन। ओके। उसके बाद एन, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहां पर देख रहे हैं कि जो एफ है, एफ क्या है बेटा, तो मैं एफ और लिख रहा हूं यहां पर, ये फैराडे स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। इसके बारे में बता चुका हूं, ये क्या है बेटा, तो फैराडे स्थिरांक में इधर लिख ले रहा हूं। ये फैराडे स्थिरांक होता है, राइट। कोई दिक्कत यहां तक समझ गए। तो इन सभी वैल्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए और इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं, यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या होगा यहां पर। तो चलिए, यदि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो तब, तो आपको पता है बेटा, ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है वो स्मॉल टी बराबर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से परमताप टी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, टी प्लस 273, इसमें जोड़ दीजिए डिग्री केल्विन में, तो ये हो जाएगा टी बराबर 25 प्लस 273, यहां से ऐड करेंगे तो ये 8, ये 9 और ये 2, 298 डिग्री केल्विन। अब बेटा यहां पर एक चीज याद रखेंगे कि अगर मैं इसमें वैल्यू को पुटअप करूं, आर का मान आर की जगह, टी का मान टी की जगह, एन का मान एन की और एफ का मान एफ की जगह रखूं, तो बेटा फाइनली जब कैलकुलेशन करके लाऊं तो क्या होता है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो क्योंकि 2.303 RT अपॉन एन एफ, बेटा इसकी वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है। तो चलिए 2.303, आर का मान कितना है भाई, तो आर का मान अभी अभी जस्ट बताए हैं कितना है, 8.314, 8.314, टी का मान बेटा 298 वटे एन इंटू ये है बेटा 96500 कूलम। तो ये सारी वैल्यूज को हमने बेटा यहाँ पर पुटअप कर दिया। ये देख रहे हैं यहाँ पर 96500 कूलम फैराडे का मान, फैराडे स्थिरांक की वैल्यू, और इसमें हमने पुटअप किया। यहाँ पर ये पुटअप करके वैल्यू को देखेंगे कि कितनी आएगी, वो वैल्यू जितनी आएगी वो यहाँ पर रख देंगे। ये किसके लिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। चलिए अब इसमें हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब गुणा भाग करते हैं तो यहाँ आता है बेटा, याद रखेंगे सभी स्टूडेंट, 0.0591 अपॉन एन। ये आपको याद रखना है, सीधा सा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कैलकुलेशन करके। तो चलिए यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है बेटा 0.0591, ये हम रख देंगे यहाँ पर इसकी जगह। तो क्या होगा यहाँ पर देखेंगे सभी स्टूडेंट,
बेटा क्या होगा, तो E बराबर E नॉट माइनस, बेटा किसकी जगह रखनी है, तो हमें रखनी है इस पूरे की जगह वैल्यू को। तो क्या रखना है बेटा, 0.0591 अपॉन एन लॉग वेस 10 इंटू 1 अपॉन एम एन प्लस एन। ओके, या करके अगर लिखना चाहे तो या ई बराबर, जब बेटा इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ई नॉट प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग वेस 10 और एम एन प्लस एन। ये होता है बेटा आपका ननर्स समीकरण। इसे याद रखना है, ध्यान से समझ लेना है, और बेटा इसे एक बार रिवाइज कर लेना है अच्छे से, जिससे कि आपको पूरी तरह से आ जाए। ये लिख सकते हैं, या फिर बेटा आप इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक, कोई भी समस्या वाली बात नहीं। ये है हमारा ननर्स समीकरण, राइट। तो इतना क्लियर हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब हम समझेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, विभिन्न इलेक्ट्रोडों के लिए ननर्स समीकरण। बेटा विभिन्न इलेक्ट्रोडों का ननर्स समीकरण क्या होता है, तो उसको हमें यहां पर समझना है भाई। सबसे पहले Zn इलेक्ट्रोड का ननर्स समीकरण, Zn इलेक्ट्रोड का ननर्स समीकरण। तो देखेंगे बेटा Zn इलेक्ट्रोड का ननर्स समीकरण क्या होगा, आप जानते हैं, क्योंकि Zn इलेक्ट्रॉन दान करेगा और बना लेगा बेटा Zn प्लस 2n। ओके, तो इसलिए ननर्स समीकरण क्या हो जाएगा, यहां पर आप बता सकते हैं Zn बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन। यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हैं, क्योंकि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, राइट। लॉग वेस 10 बेटा एट Zn, तो यहाँ पर ऑक्सीकृत अवस्था में Zn प्लस 2n, तो 1 अपॉन Zn प्लस 2n। इसे या करके और भी लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, Zn बराबर E नॉट प्लस 0.0591 अपॉन 2 से भाग दे देंगे भाई, ठीक, कोई भी समस्या नहीं है यहाँ तक। तो लॉग वेस्टर्न Zn प्लस 2n, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर प्लस लगा देंगे तो यहाँ पर माइनस वाला ये है, प्लस प्लस वाला ये, या करके और लिखना चाहते हैं तो और भी लिख जाएगा बेटा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कैसे, तो क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था E बराबर E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग वेस 10 1 अपॉन एम एन प्लस एन, ये पढ़ा था। तो यहाँ पर बस क्या करना है बेटा, एन कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। बस वैल्यू को प्रोडक्ट कर दीजिए, इसलिए E बराबर Zn के लिए लिख रहा है, इसलिए Zn आ गया E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन 2F, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, और लॉग वेस 10 1 अपॉन Zn प्लस 2n। ये हुआ भाई यहाँ पर Zn इलेक्ट्रोड का ननर्स समीकरण। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आराम से आप किसी भी तरह यहाँ पर ननर्स समीकरण को लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो 2-3 तरीके से ननर्स समीकरण को आप ड्राइव कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब यहाँ ये हमने समझ लिया Zn का। अब हम समझते हैं बेटा यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के लिए ननर्स समीकरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि गैल्वेनिक सेल के लिए ननर्स समीकरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल के लिए ननर्स समीकरण क्या होगा, तो ध्यान पूर्वक इस क्लास में बने रहेंगे और पूरा जरूर देखेंगे बेटा, साथ साथ वीडियो को लाइक करते रहेंगे प्लीज। चलिए, देखो यार कितना पसीना हो गया, अभी डाउन मत करना। हालत खराब है भाई।
चलो तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बेटा, गैल्वेनिक सेल के लिए ननर समीकरण। आपको पता है गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड थे, एक Zn इलेक्ट्रोड होता है और एक बेटा Cu यानी कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। तो Zn मतलब जिंक वाला इलेक्ट्रोड और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड होते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और बेटा कैथोड पर अपचयन होता है। इन क्रियाओं को सबसे पहले समझते हैं, फिर इनके सबसे पहले अलग अलग ननर समीकरण लिखते हैं, फिर बेटा हम लिख देंगे फाइनल सेल का ननर समीकरण। तो यहां पर समझेंगे किस प्रकार, तो क्योंकि जानते हैं Zn इलेक्ट्रोड के लिए, Zn इलेक्ट्रोड के लिए, तो बेटा आप सभी को पता है कि Zn इलेक्ट्रोड के लिए Zn को हम क्या कहते हैं भाई, एनोड कहते हैं। इसलिए एनोड पर अवक्रिया किस प्रकार रिएक्शन होगी बेटा बताएं। तो ये रिएक्शन होगी Zn चेंज टू, दो इलेक्ट्रॉन दान किया, बना लिया यहां पर Zn+2 आयन। ठीक है, इसी प्रकार बेटा यहां पर समझेंगे, इसी प्रकार Cu इलेक्ट्रोड के लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, तो क्या हुआ, इसलिए कैथोड पर अवक्रिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, बना लिया, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया किसने, कॉपर ने, बना लिया बेटा यहां पर Cu+2 आयन, इधर Cu। ओके, इतनी बात समझ गए। तो आप सभी को पता है जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहे हैं वहां पर क्रिया कौन सी हो रही है मेरे भाई, अपचयन, और जहां इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है वहां पर क्रिया कौन सी है, तो ऑक्सीकरण। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसी क्रिया को अगर मैं एक रिएक्शन में लिखना चाहूं, एक ही अवक्रिया में लिखना चाहूं, तो कैसे लिखेंगे बेटा, यहां पर समझेंगे सेल अवक्रिया। जो हमारा सेल है उसकी रिएक्शन क्या है, उस पर अवक्रिया किस प्रकार होती है। तो देखो बेटा, सेल अवक्रिया, गैल्वेनिक सेल की अवक्रिया, तो क्या होगा बेटा, Zn ने दो इलेक्ट्रॉन दान किया, बना लिया बेटा Zn+2 आयन। इसी प्रकार कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और बना लिया बेटा Cu+2 आयन। ये होती है मेरे भाई सेल पर अवक्रिया। अब यहां पर बात आती है सर दो इलेक्ट्रॉन दान हो रहे हैं, दो ही ग्रहण हो रहे हैं, तो एन का मान यहां पर कितना है, 2 है। एन का मान यहां पर 2 है, राइट, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 2। अब हम बेटा ये जो वैल्यूज है, ये जो निकल के आई है, इन पर जो अवक्रियाएं हुई हैं, इन सभी अवक्रियाओं को हम ननर समीकरण में पुटअप करते हैं। तो चलिए Zn इलेक्ट्रोड का ननर समीकरण, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बता रहा हूं मैं, यहाँ बता रहा हूं कि Zn इलेक्ट्रोड के लिए ननर्स समीकरण, तो बेटा क्या हो जाएगा, Zn बराबर E0 माइनस 2.303 RT/2F। 2F क्यों आएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन दान किया, लॉग वेस्ट 10, और यहाँ पर बेटा यहाँ पर याद रखेंगे, अगर आप प्लस करना चाहते हैं तो प्लस भी कर सकते हैं, और माइनस करना चाहते हैं तो माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लस वाला ले रहा हूँ, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा बेटा Zn+2 आयन। इतनी बात समझ गए क्या, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार नंबर 2, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए ननर्स समीकरण,
तो बेटा क्या हो जाएगा, ई कॉपर बराबर ई नॉट प्लस 2.303 आर टी अपॉन 2f, यहाँ पर भी होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, लॉग बेस 10 इंटू सी यू प्लस 2 ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, क्योंकि सेल जो सेल होता है बेटा, तो सेल का समीकरण क्या होगा, सेल पर ननर समीकरण, मतलब हम सेल के लिए निकाल लेंगे फाइनली। एक बात और, यहाँ पर भी बेटा Zn लिखना है, यहाँ पर भी Zn लिखना है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, सेल के लिए ननर्स समीकरण, नाउ जिस सेल के लिए पूछा है, कौन से सेल के लिए पूछा है बेटा, तो गैल्वेनिक सेल के लिए। तो यहां पर अब लिखते हैं गैल्वेनिक सेल के लिए ननर्स समीकरण, सेल के लिए ननर्स समीकरण। थोड़ा आप सब बच्चे जानते होंगे, क्योंकि ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई एनोड। अब आप बताइए यहाँ पर कैथोड कौन सा है, तो बेटा याद रखना ये जो कॉपर वाला है वो कैथोड है, ये क्या है बेटा, तो एनोड है। अब यहां पर समझेंगे क्यों एनोड है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण हुआ, इलेक्ट्रॉनों का दान हुआ। ये क्यों कैथोड है, तो बेटा यहां पर अपचयन हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ। ओके, ये पहले बता चुका। तो चलिए अब यहां पर ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड वैल्यू को पुटअप कर देंगे, तो इसे समझेंगे क्या बोला, क्योंकि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके बेटा, सो इसलिए ई सेल बराबर कैथोड कितना बेटा, यहाँ पर कैथोड की वैल्यू आप देख रहे हैं, तो ये कैथोड ई नॉट जेड एन, यहाँ पर सॉरी यहाँ लगा लेंगे, ये सी यू है, सी यू। तो क्या है बेटा, ई नॉट सी यू प्लस 2.303 आर टी अपॉन 2f लॉग बेस 10 सी यू प्लस 2 आयन। तो यहां पर लगाइए ई नॉट सी यू प्लस 2.303 आर टी अपॉन 2f लॉग बेस 10 इंटू सी यू प्लस 2 माइनस एनोड वाली वैल्यू, तो बेटा क्या होगी, ई नॉट जेड एन माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा बेटा, 2.303 आर टी अपॉन 2f इंटू लॉग बेस 10 जेड एन प्लस 2 इतनी बात क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पर आगे समझते हैं। दिस इज इम्प्लाई दैट ई सेल बराबर ई नॉट सी यू और माइनस ई नॉट जेड को एक तरफा कर लीजिए बेटा, ई नॉट सी यू और ई नॉट जेड एन को एक तरफा कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट सी यू माइनस ई नॉट जेड एन, ये ब्रैकेट में कर लिया बेटा, प्लस 2.303 आर टी अपॉन 2f लॉग बेस 10 सी यू प्लस 2 आयन माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2f इंटू लॉग बेस 10 जेड प्लस 2 आयन। ओके, अब आपको इसमें एक चीज दिख रही होगी, दिस इज इम्प्लाई दैट ई नॉट सेल बराबर ई नॉट सी यू माइनस ई नॉट जेड एन। ओके, प्लस यहाँ पर कॉमन कितना है बेटा, तो बताओ 2.303 आर टी अपॉन 2f दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर बचा लॉग बेस 10 सी यू प्लस 2 आयन माइनस लॉग बेस 10 जेड एन प्लस 2 आयन। अब आप एक बात बताइए, आपको पता हो तो, क्योंकि जानते हैं लॉग
m माइनस लॉग n क्या होता है बेटा, तो याद रखेंगे लॉग m अपॉन n के बराबर होता है। ये माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है। और दिस इज इम्प्लाई दैट ई सेल बराबर ई नोट सी यू माइनस ई नोट जेड एन, मतलब यहाँ पर ये कैथोड है ये एनोड है, तो ये हुआ बेटा ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT अपॉन 2F इंटू लॉग वेस्ट 10, ये हुआ बेटा Cu प्लस 2 आयन, Cu प्लस 2 आयन अपॉन Zn प्लस 2 आयन। और ये हुआ बेटा हमारा फाइनल गैल्वेनिक सेल के लिए ननर्स समीकरण का ननर्स समीकरण। ओके, ये फाइनल हो गया हमारा गैल्वेनिक सेल के लिए ननर्स समीकरण। तो चलिए यहाँ पर याद रखेंगे इसको बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने आज आपको कंप्लीट कराया। इसे बड़े ध्यान से आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। पूरा बेटा आज हमने ननर्स समीकरण क्या है, ननर्स समीकरण कैसे निकालते हैं, पूरा प्रूफ किया। ननर्स समीकरण से रिलेटेड हमने यहाँ पर सेल का ननर्स समीकरण समझा, Zn इलेक्ट्रोड का समझा, कॉपर इलेक्ट्रोड का समझा, और बेटा हमने गैल्वेनिक सेल का ननर्स समीकरण समझा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार अपनी आज की इस क्लास को फिनिश किया। तो बेटा यहाँ पर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करते रहता हूँ और बार बार बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास लेकर आता हूँ। आप मेरे लिए छोटा सा कष्ट कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं बेटा वीडियो को। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे बेटा चालक, अचालक और विद्युत चालकता, प्रतिरोध, इन सारी बातों पर डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।